वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग सब वीडियो देखते तो हैं, पर अगेन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा हमारे चैनल का रीच छोटा रह जाता है। प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑनगोइंग सीरीज ऑन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। साइन नहीं हुई है, पर उसके रेपरकशंस अभी से पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। आज हम वहीं पर एक्चुअली कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पार्ट 2 एंड किया था, इन विच वी हैड कवर्ड द डील्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, रशिया, what Canada is doing, and the sectors in India which will get a massive push, and that this is the beginning of the part 3, जहां पे हम लोग कवर करेंगे ईस्टर्न यूरोप, मल्टीपोलरिटी ऑफ द करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट ऑन चाइना एंड द इम्पैक्ट ऑन अमेरिकाज। शुरू करते हैं दोस्तों ईस्टर्न यूरोप के साथ। यू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी सब एक जैसे नहीं है। वीक लिंक है कौन इनका? सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, एक्स वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज, वो कंट्रीज जिन्होंने रशिया के साथ या यूएसएसआर के साथ उस वक्त जब नेटो बना था, तभी उसके आसपास वॉर्सो पैक्ट बना था। ये सारे कंट्रीज जो वॉर्सो पैक्ट में थे, ये थोड़े से यूरोपियन यूनियन के कमजोर लिंक हैं या यूरोप के। और यहीं पर दोस्तों प्रेशर डाला जाएगा। यूएस का प्रेशर आएगा, जॉब लॉस नैरेटिव का एक नैरेटिव क्रिएट होगा, माइग्रेशन का फियर होगा। इसीलिए भारत को चाहिए कि डिप्लोमेटिक तरीके से एकदम श्रूड खेल खेला जाए, नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट किया जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ये जो ट्रेड डील बन रही है, उसको इन सारे 27 देशों के पार्लियामेंट में रेटिफाई होना है। उनके उन देशों के पार्लियामेंट में उनको हामी भरनी है और उनकी तरफ से ओके आना है, और उसके बाद ही ये साइन हो सकता है। जब वहां से ओके आएगा फिर लीगल पेपर्स पे साइन किया जाएगा। इट्स अ लॉन्ग 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 प्रोसेस। और इसमें जैसे मैंने कहा, सारे लोग प्रेशर डालेंगे कि ये टूटे। कोई भला नहीं चाहता, कोई भी नहीं। आपके सुख से हर कोई जलता है। एग्जैक्टली वही होगा यहाँ पर। रेटिफिकेशन यहाँ अटक सकता है और यहीं से पास भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनके पार्लियामेंट में आराम से ये निकल जाए, इसके लिए भारत को बहुत ही श्रूड खेल खेलना पड़ेगा। अब इसको एक डील के नजरिए से मत देखिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो चुकी है, न्यूजीलैंड के साथ एग्रीमेंट एक, वेल, मैं नहीं कहूंगा कि डील साइन होगी, अगेन इनके साथ भी साइन होना बाकी है, बट एक मोटा मोटा एग्रीमेंट हो चुका है। आसियान आपके साथ खड़ा है, यूरोपियन यूनियन ऑफ कोर्स आपके साथ अलाइन हो रहा है, रशिया के साथ आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कनाडा भी एंट्री ले रहा है। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मल्टीपोलर मल्टी करेंसी वर्ल्ड। 10 साल बाद सिनेरियो क्या हो सकता है? डॉलर यूएस के लिए लोकल करेंसी बन जाएगा, जैसे पाउंड यूके के लिए रह गया है। ग्लोबल ट्रेड मल्टीपल करेंसीज में होंगी। ये शिफ्ट कोई थिएट्रिकल शिफ्ट नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चीन पर असर क्या होगा यूरोपियन यूनियन और भारत की डील का? सालों तक चीन एक बेसिक अजम्पशन पे चलता रहा कि यूरोप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देगा पर बिजनेस चाइना के साथ ही करेगा। अब ये अजम्पशन ब्रेक हो रहा है। यूरोपियन यूनियन और भारत लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट के बाद यूरोप कर क्या रहा है? यूरोप चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन से दूर हो रहा है, ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स ढूंढ रहा है। भारत जैसे शॉर्ट टर्म कॉस्ट झेलने को रेडी है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों की यूरोप चीन से ट्रेड बंद कर देगा। मतलब ये है कि चीन अब यूरोप का डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। और ये एक स्ट्रक्चरल लॉस है चीन के लिए। चीन के लिए सबसे सबसे डेंजरस शब्द सैंक्शंस नहीं है, सबसे डेंजरस शब्द उनके लिए है डी रिस्किंग। भारत यूरोपियन यूनियन डील से क्या एक्सेलरेट हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का शिफ्ट, फार्मा एपीआईज का डाइवर्सिफिकेशन, ऑटो कंपोनेंट्स और ग्रीन टेक इनिशिएट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना, डिजिटल सर्विसेज
और आईटी का सब्स्टिट्यूशन। चाइना का मॉडल दो चीजों पे चलता है, एक स्केल और एक इनएविटेबिलिटी। जिस दिन इनएविटेबिलिटी टूट गई, सिर्फ स्केल मार्जिन्स प्रोटेक्ट चाइना का नहीं कर पाएगा। हमारी जो डील है ये थोड़ी सी ग्लोबल कॉरपोरेशंस को एक अलग से मैसेज दे रही है कि चीन अब ऑप्शनल हो जाएगा। वॉल्यूम पे चलने वाले सिस्टम के लिए ये ऑलमोस्ट कैटास्ट्रोफिक होता है। चीन जैसे वॉल्यूम पे खेलता है उसके लिए कैटास्ट्रोफिक होगा। सीधी बात एक करता हूं और आपसे, यूरोप को क्या नहीं चाहिए? यूरोप को क्या नहीं चाहिए? ए, चाइनीज पॉलिटिकल रिस्क। बी, यूएस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। थ्री, रशियन सैंक्शंस एक्सपोजर। अब भारत कहाँ फिट होता है? इन सब में भारत कहाँ फिट होता है? बड़ा 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 डोमेस्टिक मार्केट, डेमोक्रेटिक सिस्टम, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कई कई बार मैं ये कह चुका हूं, कई कई बार, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इंडिया ब्रिंग्स इन। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कोई एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है भारत की। तो दोस्तों इसमें पैटर्न क्या बनता है? पहले चीन यूरोपियन यूनियन था, यह माल सप्लाई करता था। अब चीन एक पार्शियल रहेगा, भारत इंक्रीमेंटल होते जाएगा और कंपाउंडिंग होते जाएगा, और चीन वहीं कोलैप्स करेगा। वेल, कोलैप्स शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, बट धीरे धीरे उसका मार्केट यूरोप से खत्म होता जाएगा। और ये चीन के लिए बहुत डेंजरस है। चीन की जो इंटरनल हालत है, चीन ये अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। पहले चीन यूरोप को कैसे प्रेशर करता था? मार्केट एक्सेस बंद कर देंगे, सप्लाई चेन डिसरप्ट कर देंगे, इंडस्ट्रियल रिटेलिएशन होगा। अब यूरोप के पास क्या है? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बैकअप, इंडियन आईटी और सर्विसेज। ये तो पहले से ही है, इंडियन आईटी और सर्विसेज, इजंट इट? कई सालों से भारत इस पे राज कर रहा है। राज मतलब अच्छी सर्विस देता है यार। देखो, राज राज भी आपका तब तक चलेगा जब तक लोगों को जरूरत है एंड आप में कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल है। भारत आईटी सर्विसेज इज वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली फॉर देम। इंडियन फार्मा और हेल्थ केयर कैपेसिटी, राइट? हेल्थ टूरिज्म है भारत में। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन, नॉट कॉर्पोरेशन। डिफेंस इंडस्ट्रियल का कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन होगा ना भारत में। जैसे जैसे भारत का डिफेंस इंप्रूव होगा, मल्टीपल यूरोपियन कंपनीज विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इंडिया। लेवरेज दोस्तों तब काम करता है जब सामने वाले के पास ऑप्शंस ना हो। भारत और यूरोपियन यूनियन डील ऑप्शंस क्रिएट कर रही है, और ऑप्शंस आते ही चीन की कोerसिव डिप्लोमेसी कमजोर हो जा रही है। चीन करता क्या है? जबरदस्ती की डिप्लोमेसी करता है। भाई तुम्हें मेरे से ही माल लेना है, मेरे ही सप्लाई चेन्स पे डिपेंडेंट रहना है। धीरे धीरे खत्म होगा। जैसा मैंने कहा, चीन की इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, रियल एस्टेट का क्राइसिस है वहां पे, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट धड़ल्ले से है, लोकल गवर्नमेंट का कर्जा इतना ज्यादा है कि वो कर्जे के तले दब चुके हैं। 325% ऑलमोस्ट उनका चाइनीज गवर्नमेंट का कर्जा है। 325%। भारत का जो कर्जा है वो मेरे ख्याल से 25% से कम हो गया, अभी 17% रह गया। डेट टू जीडीपी रेशियो। डोमेस्टिक कंजम्पशन स्लो डाउन, वैसे उनकी डोमेस्टिक कोई कंजम्पशन ज्यादा है नहीं। इसीलिए यूरोप चाइना के लिए बहुत ही क्रिटिकल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अगर फ्यूचर यूरोपियन यूनियन ट्रेड ग्रोथ का सिर्फ 5 से 10% भी भारत में शिफ्ट हो गया, तो चीन के फैक्ट्रीज पे असर होना शुरू हो जाएगा। प्रोविजन प्रोविंशियल यानी गवर्नमेंट के फिनेंसेस पे असर होना शुरू हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पे फर्क दिखेगा। और चीन इजीली यूरोप को रिप्लेस नहीं कर सकता। अफ्रीका परचेसिंग पावर कम है, रशिया की कैपेसिटी लिमिटेड है, लैटिन अमेरिका एक फ्रेगमेंटेड मार्केट है, तो चीन यूरोप जैसी बड़ी बाइंग पावर वाली मार्केट लाएगा कहां से? इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसीलिए चीन का जो स्लो डाउन होगा वो साइक्लिकल नहीं होगा, वो तो स्ट्रक्चरल बन जाएगा। यहीं से रिस्क बढ़ेगा चाइना के लिए। हिस्ट्री इज वेरी क्लियर कि जब चीन अंदर से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेस में होता है तो वो अक्सर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करता है। ये इतिहास है। 1962 का भारत चाइना युद्ध ले लो, 1967 का नाथुला पास का स्कर्मिश ले लो,
1979 का चीन और वियतनाम का वॉर ले लो। चीन के जब अंदरूनी प्रॉब्लम्स होंगी वो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करता है, कोएर्सिव डिप्लोमेसी यूज करता है, कंट्रोल्ड एक्सटर्नल टेंशंस बनाता है। इंडिया के लिए इसका मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और ज्यादा प्रेशर, पाकिस्तान के थ्रू प्रॉक्सी एक्टिविटी करेगा चीन, भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे पाकिस्तान को एक्टिवेट करेगा, यूरोप और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में नैरेटिव वॉरफेयर होगा। इसीलिए नहीं क्योंकि चीन वॉर चाहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि बाहर का प्रेशर घर के लिए टाइम खरीदता है। इट विल अलाउ देम टू बाइट टाइम। चीन के लिए सबसे अनकंफर्टेबल रियलिटी ये है कि यूएस ओपनली हॉस्टाइल है, यूरोप हेज करने जा रहा है, भारत राइज कर रहा है, रशिया एक जूनियर पार्टनर बन चुका है, आसियान कॉशियस है, अलाइंड नहीं है चीन के साथ। चीन चाहता था एक चाइना सेंट्रिक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। जो मिल रहा है वो है नेटवर्क मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब जो मिल रहा है वो क्या है? वो एक नेटवर्क मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई ज्यादा चीन पे डिपेंडेंट नहीं है, जहां कोई एक बॉस नहीं है। और भारत एक ब्रिज नोड बन रहा है। ये चाइना की लॉन्ग टर्म एम्बिशन को स्ट्रक्चरली लिमिट करता है। चीन, देखिए कोलैप्स तो नहीं होगा भारत यूरोपियन यूनियन डील के बाद, चीन को कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, चीन को कोई मिलिटरली कंटेन नहीं करेगा, पर चीन की इनएविटेबिलिटी जो है, मैं फिर ये शब्द यूज कर रहा हूं, उसको चैलेंज करेगा। और जो सिस्टम स्केल, कॉन्फिडेंस और मोमेंटम पे चलता है, उसके लिए इनअवेलेबिलिटी का खत्म होना डिक्लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए चीन इस डील डील को बहुत ध्यान से देख रहा है, बहुत ध्यान से परख रहा है, एंड चाइना इज नॉट टेकिंग इट वेल। और इसीलिए इंडिया को सेलिब्रेट कम और प्रिपेयर ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि तकलीफें आएंगी, यूएस से आएंगी, चीन से आएंगी। यूएस से कैसे आएंगी देखते हैं अभी। टैरिफ वॉर का दोस्तों असली असली रिजल्ट क्या निकला? जो वॉशिंगटन ने सोचा था उसका उल्टा हो गया। एक्सपेक्टेशन था हम प्रेशर डालेंगे दुनिया लाइन में आ जाएगी, रियलिटी क्या निकली? कनाडा गुस्सा हो गया, 100% टैरिफ की धमकी दे दी। स्टील, एल्यूमिनियम, ईवी, एनर्जी, कनाडा को सीधा वॉल पे लगा दिया। रिजल्ट क्या किया कनाडा ने? बस इनफ इज इनफ, मार्क कार्नी ने कह दिया ना। मार्क कार्नी ने तो कह दिया ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। उन्होंने अल्टरनेट मार्केट्स ढूंढना शुरू किया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, एशिया। यूरोपियन यूनियन डिस्टेंट हो गया, यूरोप को लग गया आज कनाडा कल हम। यूएस से डिस्टेंट इन द सेंस, यूएस से। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने स्पीड अप कर दिया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, डॉलर एक्सपोजर कम, भारत जैसे रिलायबल पार्टनर्स के साथ अलाइनमेंट। और भारत डाइवर्सिफाइड हो गया, रशिया से एनर्जी ले रहा है भारत, यूरोपियन यूनियन से ट्रेड और सिक्योरिटी का पैक्ट है, आसियान से मैरीटाइम अंडरस्टैंडिंग है, मिडल ईस्ट से लॉजिस्टिक्स, एक बड़ा पार्टनर है मिडल ईस्ट हमारा। ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडो पैसिफिक में पार्टनर्स हैं थ्रू कॉड। प्रेशर का जवाब रिटेलिएशन नहीं होता दोस्तों, प्रेशर का जवाब डाइवर्सिफिकेशन होता है, और भारत ने वही दिया है। भारतीय स्टूडेंट्स का यूएस में शार्प डिक्लाइन हो रहा है। रीजन सिंपल है, वीजा इज अनसर्टन, आईसीई रेड्स का फियर, उनके अंदर ही जा जाकर रेड कर रहे हैं लोग। पॉलिसी का फ्लिप फ्लॉप है आज गवर्नमेंट का, यूएस गवर्नमेंट का। यूएस यूनिवर्सिटीज का मॉडल क्या है दोस्तों? फॉरेन स्टूडेंट्स फुल फीस देते हैं, उस पैसों से डोमेस्टिक स्टूडेंट्स सब्सिडाइज होते हैं यूएस के। अब जब भारतीय स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं तो रेवेन्यू उनका क्रैश हो रहा है, रिसर्च की फंडिंग हिट हो रही है, सब्सिडी मॉडल कोलैप्स कर रही है। ये आइडियोलॉजी का इशू नहीं है, ये बैलेंस शीट का इशू है। और जब एजुकेशन इकोसिस्टम हिलेगा अमेरिका का, तो इनोवेशन चेन भी हिल जाएगा। यूएस उतना इनोवेट नहीं कर पाएगा। यूएस ने सोचा चाइना के ईवीज पे हम टैरिफ लगा देंगे, चाइना ने रूट ही चेंज कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कनाडा शिफ्ट। फिर यूएस मार्केट में बैकडोर एंट्री हो रही है, ईवीज अब भी सस्ते हैं, सब्सिडी भी मिलेगी। और अमेरिकन ऑटो कंपनीज पे कॉस्ट प्रेशर, मार्जिन स्क्वीज, मार्केट शेयर रिस्क। टैरिफ से
टैरिफ से कंपटीशन खत्म नहीं होता, सिर्फ रूट चेंज होता है। उनको लगता था एआई में यूएस की मोनोपोली है। भारत ने क्या किया? ओपन आर्किटेक्चर एआई मॉडल डेवलप कर लिए। क्लोज प्लेटफॉर्म्स नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, हर सेक्टर के लिए कस्टम एआई। डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नेंस, एवरीबॉडी इज देयर। मोनोपोली का दुश्मन कंपटीशन नहीं होता, आर्किटेक्चरल चेंज होता है। अब आर्किटेक्चरल चेंज करो, मोनोपोली वैसे ही खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाट इंडिया इज डन। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूफ दे दिया। एआई इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है, ट्राई सर्विस का कोऑर्डिनेशन है, रियल टाइम डिसीजन लूप है। ये कोई डेमो नहीं था, ये ऑपरेशनल वैलिडेशन था भारत का। आज दुनिया में फुल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड रियल कॉम्बैट टेस्टेड एआई एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ भारत के पास है। जी हाँ, फुल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड रियल कॉम्बैट टेस्टेड एआई एयर डिफेंस सिस्टम, इट्स विद इंडिया। इसीलिए अश्विनी वैष्णव जैसे टेक्नोक्रेट्स बोल रहे हैं, तुम लोग एआई को अभी भी खेला समझ रहे हो, एक खिलौना समझ रहे हो। पॉलिटिशियंस स्लोगन देता है, टेक्नोक्रेट सिस्टम बिल्ड करता है भैया। दोस्तों, ये डील ओवरनाइट मैजिक नहीं है, या मैजिक करेगी नहीं। 2 साल बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, नैरेटिव वॉर चलेगा जैसा मैंने पहले कहा, पर जब बेनिफिट्स फ्लो होंगे तो ट्रेड, जॉब्स, टैक्स, सिक्योरिटी, एवरीथिंग विल कम। तब आइसोलेशन का गेम फेल हो जाएगा। भारत ने कोई एम्पायर बनाने का क्लेम नहीं किया है। भारत ने बोला रूल्स अपडेट करो, दैट्स इट। अपडेट द रूल्स। और आज दुनिया ने भी मान लिया कि भैया ठीक है, भारत जो बोल रहा है सही बोल रहा है, थोड़ा भारत की भी बात मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आज का सेशन अंत करते हैं। थोड़ा मुझे लगा मैं आपसे चीन और अमेरिका पर क्या असर होने वाला है यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील का थोड़ा सा गुफ्तगू करूं। सो दिस इज द एंड ऑफ द 3 पार्ट सीरीज ऑफ भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। जैसा मैंने पहले एपिसोड में कहा था दोस्तों, ये इतना बड़ा है, इसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज और मैसिव है कि मैं एक सीरीज में खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। वो 2 घंटे तक चलेगा वीडियो और आप बोर हो जाओगे, बंद करके भाग जाओगे। इसीलिए मुझे लगा मैं एक एक पार्ट में इसको खत्म करूं। दिस वॉज द थर्ड पार्ट। देर इज ऑल्सो द सेकेंड पार्ट, एंड ऑफ कोर्स प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट टू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, प्लीज। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।